दोस्तों, मैं फकीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं अपने सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ये पेपर हमारा 3 खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड होता है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण का। इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं खंड सेकंड। खंड फर्स्ट के 40 प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, और खंड सेकंड के 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। यह है खंड सेकंड, अंकगणित परीक्षण। अंकगणित परीक्षण में 20 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण के, 41 से अंकगणित परीक्षण के। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, यह सभी अंकों 4, 2, 0, 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। दिए गए 4 अंक 4, 2, 0, 7 इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या अंकों को हम अवरोही क्रम लिख देंगे। सबसे बड़ा अंक है 7, उसके छोटा है 4, उससे छोटा है 2 और सबसे छोटा है 0। ये हो गई 4 अंक। इन दिए गए 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इनको ही उल्टा करते हैं, यानी आरोही क्रम में लिख दें 0, 2, 4 और 7, तो ये बन जाएगी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। अब चूंकि बाईं तरफ अगर 0 होता है तो 0 गिना नहीं जाता है, तो 0 के मामले में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हालांकि अगर 0 ना हो तो उसमें ये नियम हमारा काम करेगा। तो 0 है, इसलिए ये वाली संख्या 3 अंकों की कहलाएगी, इसलिए हम 2 को इधर लिख लेंगे। 2, 0, बाकी की चीज़ें सब वैसी ही रहेंगी। 4 और 7 ये बन गई इन दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ये सबसे बड़ी संख्या, इनका अंतर पूछा है तो इसको घटा देंगे। ये बचेगा 7, 0 है, धाई ले लेंगे इधर से, यहाँ 1 रह जाएगा। 1 में से 4 नहीं घटेगा, फिर इधर से धाई लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गए, ये है हमारे 7 बचे हैं, यहाँ 3 बच गए। 1 इधर चला गया, 7 में से 2 गए, 5 बचे। तो ये आ गया है 5373। 5373 है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भाजक दिया गया है 51, भागफल बराबर 16 और शेषफल बराबर 27। अब हम जानते हैं कि एक संबंध होता है, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हमारा संबंध है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में। तो हमें भाज्य निकालना है। भाजक कितना दिया गया? 51, भागफल है 16, शेषफल है 27। यानी 51 में 16 का गुणा कर दे और 27 को जोड़ दे। 16 कम 16 के 6, 16 पंजे 80 और 1 81। इसमें 27 जोड़ दिए, 7 और 6 13 के 3, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 के 8। ये आ गया हमारा 843। 843 हमारा ए विकल्प में है, तो ए विकल्प भी इसका सही है। 43वां प्रश्न है, 90 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड देखना है, इसमें देख रहे हैं। इसमें ए विकल्प में 9 है, ये अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है। बी विकल्प में 6 अभाज्य नहीं है। सी विकल्प में ये तीनों ही अभाज्य हैं, और डी विकल्प में 15 अभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिर्फ और सी विकल्प में है वो अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं 90 के, तो सी विकल्प इसका सही है। और अगर हम 90 के गुणनखंड करना चाहें तो फिर 90 का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये है वो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, तो 3 2 बार है, 2 1 बार और 5 1 बार। यहाँ पर 2 1 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। तो सी विकल्प भी हमारा सही है। इस प्रश्न में हम देखें तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होते हैं, या तो वो स्वयं होती है और यह एक होती है। तो ए विकल्प में दिया गया एक, तो ये एक ही हर अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, और हर एक अभाज्य हो या भाज्य हो, सबका ही एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। तो ए विकल्प भी इसका सही है। इसमें देखें तो 94 32 ये दिए गया है, भागित 1.25। इसकी वैल्यू दी गई है 75, 45 और
9.6। इसका मान निकाला 9.432 भागित 12.5। तो इसमें देखें तो ये हमारा मान दिया गया है। इस प्रश्न में अंक वही है, दशमलव का खेल है। तो यहाँ देखें हमारा दशमलव जो बटे में है ये है 1.25। तो 1.25 अगर इसको करें तो एक अंक बाईं तरफ हटेगा ये, और तो जब नीचे हटेगा तो ऊपर भी हटेगा, तो ये आ जाएगा 0.9432 भागित 1.25। तो नीचे जो है वो भाग जिसका दिया जा रहा है वो सेम आ गई है। अब ये अगर देखें तो यहाँ पर दशमलव था ही नहीं 94-32 में, तो ये दशमलव आ गया 9 से पहले। तो ये 4 अंक हटा है, 1 2 3 4 अंक दशमलव हट गया है। तो फिर जो उत्तर दिया गया है इसमें भी 4 अंक इधर हट जाएगा, 1 2 3 4 7 से पहले दशमलव आ जाएगा इसके उत्तर में। तो 0.7546 ये आंसर आएगा। तो ये आंसर दिया गया है हमारा बी विकल्प में 0.75456। तो बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं दशमलव में। दशमलव संख्या को जोड़ना कैसे है ये हमें जांचा गया है। तो यह 1.1, इसको जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। बाईं तरफ का अंक यानी पूर्णांक 1.1 हो गया, यह आ गया 1.01। अगली संख्या है 0.01। इसके बाद है 11.01 और इसके बाद संख्या दी गई है 111.1001। ये संख्या हमें प्रश्न में दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो इनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं ये आई हैं, छठी संख्या कौन सी छूट गई? 1.001। 1.001 इसका हमें ध्यान रखना है, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अब जो खाली जगह है यहाँ पर 0 लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम जोड़ लें। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो इसके नीचे आ रहा है हमारा 1, ये जोड़ा हमने, इसमें भी 1 है, ये है 1 2 3, या 3 आ गया, ये 1 और ये 1 2 आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ गया, ये 1 और 1 2 और 1, 125.2311, 125.2311 ये है हमारा सी विकल्प में। तो सी विकल्प ही इसका सही है। ये जो प्रश्न है इसमें अभी दशमलव की संख्याओं का ही हमारा खेल दिया गया है। ये हमारी 3 है, तो ये तो हमारी 3 ही रहेगी। दशमलव लगा लेंगे, यहाँ दशमलव में संख्या यहाँ नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 3/100 है इसमें 2 0 है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.03। ऐसे ही ये 1000 में हिस्सा है, तो ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, 0.003। इसी तरीके से इसमें अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 6 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके की ये संख्याएं बन जाएंगी हमारी दशमलव में। अब 3 ये आ गया हमारा, ये इसके नीचे 0 है, ये हमारा 0 है, ये 3 है और ये भी 3 है, और यहाँ 0 दशमलव और ये 3 पूरा होगा। ये संख्या हमारी आ जाएगी 3.033 बी विकल्प में दी गई है 3.03 3003। तो बी विकल्प भी इसका सही है। 20.0925 का सरलतम रूप यानी भिन्न रूप बताना है, इसमें से कौन सा है? यह है 20.0925। इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो इस दशमलव हटाएंगे, दशमलव है 1 2 3 4 के बाद, तो बटे में ले लेंगे 1 लिख के 4 0 और दशमलव हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा
2,09,25। अब नीचे 10,000 है तो 10,000 इन चारों में से किसी में नहीं है, इसका मतलब इसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड हो जाएगा? पहले हम 5 से डिवाइड कर दें क्योंकि लास्ट में 5 है और इसमें 0 है, तो 5 से दोनों ही कट जाएंगे। 5 चौक 20, 0 आ जाएगा यहाँ से। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 4 42 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, यहाँ से बचेगा 2 पंजे 25। यहाँ से 5 का भाग देंगे, यहाँ 5 दूनी 10, 1 2 3 3 0 और बचेंगे। नीचे 2,000 आ गया है तो 2,000 इसमें और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये और 5 है लास्ट में, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 लास्ट में तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से दोबारा डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40। 1 को उतारेंगे इसमें भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी बिंदी। 8 उतारेंगे तो 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। यहाँ से देखेंगे 5 चौक 20 और ये 2 0। 400 नीचे आ गया है तो 400 हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर दशमलव लग गया, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो दशमलव इसमें नहीं आया है। 8,037 आया है बटे 400। 8,037 बटे 400 सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में है 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में यानी खाली जग में भरा गया है, तो जग में लीटर में कुल कितना द्रव है? इसमें क्या होगा? 300 ml की पानी की 17 बोतलें हैं, एक बोतल में 300 ml यानी मिलीलीटर पानी है, तो 17 बोतलों में कितना पानी आएगा? इसके लिए 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 में 0 गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 17 तिया 51 होता है। ये हो गया 5,100 ml यानी मिलीलीटर पानी कितनी बोतलों में? 17 बोतलों में। अब 130 ml की जूस की 30 बोतलें हैं, तो एक जग में खाली किया गया है, इन सब बोतलों को एक जग में खाली किया गया, तो जग में लीटर कुल कितना है, यानी इन दोनों का द्रव कितना हो जाएगा मिला के? तो एक बोतल में 130 ml यानी मिलीलीटर जूस है, तो 30 बोतलों में कितना होगा? तो 30 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हो गया 3,900 ml। ये हमारा पानी है और ये हमारा जूस है। एक जग में खाली की गई हैं ये बोतलें, तो इसमें ये हमारा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसमें कितना द्रव होगा? तो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ रहे हैं, 3,900 और 5,100 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 1 और 9 10, 5 और 8 और 1 9, 9,000 ml ये इसमें द्रव आ गया है, 9,000 मिलीलीटर। और इसमें क्या पूछ रहा है? जग में लीटर में कुल कितना द्रव होगा, इसलिए इसको लीटर में कैसे बदलेंगे? ये हमारा मिलीलीटर है, और तो मिलीलीटर 1 लीटर में होता है 1,000 मिलीलीटर, तो 1,000 से भाग दे दें 9,000 को, तो हमारा ये बदल जाएगा लीटर में। तो 1 2 3 1 2 3 1 का भाग देंगे 9 में, तो ये आ जाएगा 9 1 9 लीटर। तो इसमें यानी इस जग में इन दोनों चीज़ों को मिला के द्रव आएगा, वो 9 लीटर होगा। बी विकल्प इसका सही है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से निकला। वो इस वक्त जो निकला है तब उसके 9 बज रहे हैं। वह 10 मिनट पैदल चला। अब कितने मिनट हो गए? 9:10 हो चुके हैं। उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट बस यात्रा की। 1 घंटा 5 मिनट बस यात्रा की। अब कितने बज गए? 10:15 हो गए बस यात्रा करने के बाद। 15 मिनट पैदल चला, 15 इसमें और जोड़ देंगे, तो अब ये बज चुके हैं हमारे 10:30। 10:30 हो चुके हैं इसको कहाँ तक? पैदल चलने में। अब वह 3 घंटे 20 मिनट रुका। 3 घंटे 20 मिनट रुक गया है, तो इसको और जोड़ देंगे। ये बज गए हमारे 13:50 हो गए हैं।
अब इसमें अगर इसको हम 12 घंटे की सुई से लेके चलते हैं तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएंगे हमारे 1:50। ये बच गए हमारे कब, जब वह उस घर में 3 घंटे 20 मिनट रुका है और शाम को 3:30 बजे घर पहुंच गया। तो वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? जब वो घर से चला था तो 1:50 हो रहे थे। इतने बजे वो घर से यानी अपने चाचा के घर से चला है। घर पहुंचा तो उसे 3:30 हो चुके थे। तो अब ये इसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ? तो जितने बजे पहुंचा है उसमें से घटा देंगे जितने बजे वो चला था। वो 1:50 पे चला था, 3:30 पहुंचा है, तो इस 3:30 में से 1:50 को घटा देंगे। अब ये घटाएंगे 0 में 0 0 घट गया। अब ये 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो जब इधर से हम 2.5 लेंगे तो ये घंटे हैं, 3 घंटे 30 मिनट। तो 1 घंटा इधर लेंगे और 1 घंटा होता है हमारे 60 मिनट का। 60 और 30 ये हो जाएंगे 90। यहाँ पर ये कितने होंगे? 9 हो जाएंगे। 9 में से 5 घटा देंगे तो ये बच जाएंगे 4। अब यहाँ पर 1 घंटा इधर चले, यहाँ 2 घंटे बचे, 2 में से 1 गया तो 1 घंटा और बच गया। तो ये आ जाएगा हमारा 1 घंटा 40 मिनट उसको सफ़र में लगा है। तो 1 घंटा 40 मिनट देख रहे हैं हमारे किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। तो सी विकल्प ही इसका सही है। ये हमारा प्रश्न होगा, वो होगा बोर्ड मास लॉ के हिसाब से। बोर्ड मास लॉ में क्या है? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसमें पहला ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। तो इसको लाइन ब्रैकेट को अगर हम हल करते हैं तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 3 बच गया है। अब 5 में से 3 घटा दो तो यहाँ इस छोटे जो कोष्ठक में बचेगा वो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ से 2 बच जाएगा तो 16 में से फिर क्या करेंगे? 2 घटाएंगे। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 2 घटाए ये बच गए 14। अब ये बचा हमारा बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक में क्या है? 18 में से 14 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 4। अब ये कोष्ठक खत्म हो चुके हैं, ये वाला 8 में से 4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 4। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 है हमारे सी विकल्प में। सी विकल्प भी इसका सही है। अगला प्रश्न है 33/40। इसमें से क्या घटाएं हमारा बच जाए 11/40। तो देख रहे हैं इसमें से क्या घटाना है हमें। हर में देखें 40 यहाँ पर है, 40 ही आ जाए तो ये 40 ही होना चाहिए यहाँ पर, तभी हमारा हर वही रहेगा। अब देखते हैं 33 में से क्या घटाएं कि 11 बच जाए। तो यहाँ पर क्या है? 22 घटा दें इसमें से 33 में से, तो ये 11 बच जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 22/40। 22/40 देंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में कुछ कोई ऐसा नहीं है जो 22/40 हो, तो क्या करेंगे? 22/40 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये 0। 11/20। 11/20 है हमारा ए विकल्प में। तो ए विकल्प भी इसका सही है। 53वां प्रश्न है, इसमें दी गई भिन्न संख्याएं। भिन्नों में ये सबसे बड़ी आसानी और बहुत सरलता है कि इसमें हर सब का 22 ही है। तो हर जितने भी हैं अगर सब बराबर हैं तो हर वही रहता है 22। अब ऊपर में अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। अगर हर सारे के सारे बराबर हैं तो फिर हमारा जोड़ घटाव अंशों में होगा। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या जोड़ते हैं। 5 और 7 12 और 9 ये हो जाएगा 21। माइनस वाली संख्या जोड़ देंगे। -3 और 1 ये हो जाएगा 4/22। 21 में 4 घटा दें तो ये आ जाएगा 17। 17/22 आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे 17/22 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है, तो 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है?
दुकानदार 5 टॉफी खरीदता है और 4 टॉफी बेचता है तो उसे 1 टॉफी इनाम में बचती है। अब अगर वो 10 खरीदेगा और 8 बेचेगा तो 2 बचेंगी, और अगर वो 15 खरीदेगा और उसकी 12 टॉफी बेचेगा तो 3 टॉफी बचेंगी। इसी तरीके से 20 में 16 बेचेगा तो वो 4 टॉफी बचेंगी। तो 20 में 20 टॉफी खरीदने पर 16 टॉफी बेचता है तो उसे 4 टॉफी इनाम में बचती है, तो ये 1 रुपया उसको इनाम में बचा। इसका मतलब 20 टॉफी बेचने पर उसे 1 रुपया बचता है। तो 20 टॉफी बेचने पर लाभ कितना है? 1 रुपया। तो 125 रुपये कमाने के लिए यानी लाभ पाने के लिए टॉफी कितनी बेचनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। टॉफी बेचनी पड़ेंगी 125 गुणा 20 दिया गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 कम 2, 2500 टॉफी वो खरीदेगा, 2500 टॉफी वो बेचेगा, तब उसको 125 रुपये नफा मिलेंगे। 2005 ये दिए 2500 ये दिया हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। टीना ने स्कूटर खरीदा कितने हजार में? 55,000 में। उसने 3,400 स्कूटर मरम्मत खर्च किए, तो ये सारे ही क्या होंगे? क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे। 3,400 तो टोटल उसको पड़ा यानी उसकी खरीदी मूल्य हो गया वो 58,400 रुपये पड़ गया वो। अब स्कूटर अपने मित्र को 56,000 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा कम है। कितना है? 56,030 रुपये में बेच दिया है। तो ये जो विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस, तो वो जो है क्या है? कम है। इसलिए क्या होगा? हानि होगी। हानि कितनी हुई? तब हम इसमें से घटा देंगे। 0 में से 0 गया, 0 बच गया, यहाँ रहेगा 0। इधर चलेंगे 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ रह गए 3, 3 में से 0 गया, 3 आ गए। 8 में से 6 घटाए, 2 बच गए। तो ये रुपए उसको हानि हुई है 2,370 रुपये। 2,370 रुपये लाभ, ये गलत है, 2,370 रुपये हानि हुई है, तो बी विकल्प इसका सही है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर 4 और दूसरा 5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल करने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए में कितना व्यय होगा? तो एक पार्क है वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का। वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश का हो। अब इसकी एक भुजा है 50 मीटर। इसके अंदर की ओर ये 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, ये वाला। इसको समतल करना है। 1 वर्ग मीटर का जो समतल करने का खर्चा है वो 10 रुपये है। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का 10 रुपये है। तो ये कितने वर्ग मीटर है उतने ही 10 में गुणा कर देंगे, वही 10 गुना उसका खर्चा आएगा। तो इसका क्या निकालना है हमें? इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये 2 वर्ग बन गए, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी यानी वर्ग की लंबाई भी 50 होगी और चौड़ाई भी, लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं। तो ये जाएगा 1 और 1, 2 0 हो गए, 5 का 5 बार पढ़ दिया, 5 पंजे 25। ये हो गया वर्ग मीटर बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे।
इसकी भुजा कितनी होगी, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर निकल जाएगी, यानी 5 मीटर निकल जाएगी। तो ये बचेगी हमारी 45 मीटर। तो लंबाई भी 45 और चौड़ा भी 45। अब इसका वर्ग कर देंगे, 5 पंजे 25 और 4 का गुणा कर देंगे 5 में, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 2025। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल है हमारा 2500, छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है 2025। अब इसे घटा देंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचे, ये रहेगा 4। 475 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। 1 वर्ग मीटर समतल कराने का जो खर्चा है वो है 10 रुपये। तो 475 वर्ग मीटर समतल कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, इसके लिए हम गुणा कर देंगे 10 का। तो ये आ जाएगा 4750 रुपये। 4750 रुपये हैं हमारे बी विकल्प में। तो बी विकल्प ही इसका सही है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है, अधिक है और कितना है, तो सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चीज हमारे आयत दिए गए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी 18 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका गुणा कर देंगे 18 दाई 180 वर्ग सेंटीमीटर। पहले वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया है। अब ये हमारा ए है, बी में लेते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 14 है, तो 14 का 14 गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 14 का 14 गुणा कर 14 56, 14 कम 14 5 19, यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद सी आयत लेते हैं, इसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई 12 है, 12 का गुणा कर देंगे, 12 6 72 के 2 हासिल, 7 12 कम 12 7 19, ये हो गया 192। ये सी वाला हो गया। अब डी वाले का अगर हम निकालें तो इसकी लंबाई है 17 और चौड़ाई है 11। 11 7 77, 11 कम 11 7 18, 187 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं 180 ये है, 196 ये है, और सबसे ज़्यादा 196, इससे नीचे है 192 और इससे कम है 187। तो 196 हमारा है बी वाले आयत का। तो बी में हमारे क्या दिया है 196, बाकी के हमारे क्या है 280, ये नहीं है, 212 भी नहीं है। तो बी जो विकल्प है इसका सही है। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। ये हमारा पहिया है, इसका ये सेंटर है यानी केंद्र है, इसमें 24 तीलियां हैं, तो ये पूरा जो कोण होता है वो 360 होता है। अब ये 360 कोण को 24 जगह डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 तीलियों के बीच का कोण कितना होगा, इसमें 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 का भाग दे दें, हमें 24 का पहाड़ा नहीं याद है, तो हम टुकड़ों में इसका भाग देंगे। इसका पहले 6 से भाग देते हैं, तो 6 का भाग देंगे, इसमें 36 में 6 बार जाएगा और 0 ही आ गया। 6 का भाग दिया हमने 24 में, 6 6 24। अब इसको हम 6 का, हमें 24 का पहाड़ा नहीं याद था, 6 से पहले डिवाइड कर लिया। अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 1 कम 4 बचेंगे 2, 4 पंजे 20, यानी 15 डिग्री कोण होगा 2 संलग्न तीलियों के बीच में। 15 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। 6:30 बजे घंटे मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कितना होगा। शाम के जब 6 बजेंगे तो ऊपर होंगे 12, ये होंगे 3 और ये होंगे 6 और ये होंगे 9। जब शाम के 6 बजेंगे तो जो बड़ी सुई है यानी मिनट की सुई वो होगी 12 बजे 12 पे, और घंटे की सुई होगी 6 पे। अब ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगी, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे सरल कोण कहते हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न है 60वां, यानी अंकगणित परीक्षण का आखिरी प्रश्न है। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ पे दर्शाया गया है, यानी प्रश्नों की संख्या
पी ने कितनी हल किए? पी ने 4 प्रश्न हल किए, क्यू ने 6 प्रश्न और आर ने 10 और एस ने 8। ये हमारा ग्राफ दर्शा रहा है, दंड ग्राफ। तो हमारा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है, उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो दोनों के हम निकालेंगे, क्यू और आर। क्यू और आर, क्यू के हैं 6 प्रश्न और आर के हैं 10 प्रश्न। ये क्यू और आर के हैं। और पी के हैं 4 प्रश्न और एस ने हल किए हैं 8 प्रश्न। इन दोनों ने कितने क्यू और आर ने कितने प्रश्न हल किए? 16। और पी और एस ने कितने प्रश्न हल किए? 12। 4 8 12। तो दोनों ने कितने अधिक हल किए? इन्होंने किससे? पी और एस दोनों से। तो इसको हम घटा के निकाल लेंगे। कितने बचे? 16 में से 12 घटाए तो 4 प्रश्न हल अधिक किए हैं क्यू आर दोनों ने मिलकर पी एस दोनों से। तो 4 है हमारा बी, ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। तो हमने जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन मानसिकता परीक्षण का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये है हमारा अंकगणित परीक्षण का सॉल्यूशन और इसके बाद हम भाषा परीक्षण यानी हिंदी का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पर। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।